नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, कल हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। 6 जो मूल अधिकार संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किए गए हैं वो मैंने आपको बताए थे। उसमें से पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 में वर्णित है, उसकी हमने कल व्याख्या की थी। आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 19 पे हम आते हैं। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार समानता का मौलिक अधिकार। समानता का जो मौलिक अधिकार है सॉरी बच्चों, दूसरा जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में है, जिसके बारे में मैं मोटा मोटा आपको बताया था मैंने, और अब मैं उसकी आपको डिटेल में व्याख्या करती हूँ। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, ये 4 अनुच्छेदों में हमें स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 19 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में है। सबसे पहले स्वतंत्रता का तात्पर्य जो है वो है कि हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सरकार के द्वारा ऐसे अवसर उपलब्ध करवाना जिनसे कि हम अपने व्यक्तित्व को विकसित कर पाएं और अधिक ढंग से उसका विकास कर पाएं। अनुच्छेद 19 1 जो है उसमें देखिए कि जब मैंने आपको समानता के अधिकार की बात की थी, तो समानता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है जो भारत में निवास करता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेशी हो। किंतु स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। भारत में रहने वाले विदेशियों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। पहला है अनुच्छेद 19 1 की हम बात करें तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चाहे लिखित हो या मौखिक हो। प्रजातंत्र के लिए ये अत्यंत अनिवार्य है कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किया जाए। यदि व्यक्ति को प्रजातंत्र के अंदर अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है तो उस शासन व्यवस्था को हम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते। किंतु भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 19 में हमें प्रदान की गई है वो असीमित और अमर्यादित नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमें जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो किन परिस्थितियों में स्थगित किए जा सकते हैं, इनकी भी व्याख्या संविधान निर्माताओं ने साथ में की है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो असीमित नहीं है, अमर्यादित नहीं है, क्योंकि यदि किसी विचार से वैमनस्य फैलता है तो उस विचार पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। संविधान में उन सब परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनमें इन्हें सीमित किया जा सकता है या इन्हें कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। शांतिपूर्ण और अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता भी सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से मर्यादित की जा सकती है, लेकिन हर व्यक्ति नागरिक को शांतिपूर्ण सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के प्रत्येक नागरिक को संघ और संस्था बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु ये संस्था या संघ जो है वो षड्यंत्रकारी या विध्वंसकारी कार्यवाही से संबंधित नहीं होना चाहिए।
क्योंकि यदि ऐसी कोई संस्था या संगठन बनता है जो कि षड्यंत्रकारी है या विध्वंसकारी है, तो उस समुदाय या संघ को बनाने की स्पष्ट रूप से मनाही है। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वस्व आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। देखिए, भारत के नागरिकों को आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता तो प्राप्त है, किंतु जन सामान्य के हित में, अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में इस पर भी उचित मर्यादाएं लगाई गई हैं। पांचवा है आबाद निवास की स्वतंत्रता। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो अनुच्छेद 370 के तहत एक भिन्न थी। आबाद निवास की स्वतंत्रता जो है वो जम्मू कश्मीर में नागरिकों को नहीं दी गई थी। कोई भी व्यक्ति जो है जो जम्मू कश्मीर के बाहर का हो वहाँ पर स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता था, किंतु अब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर की स्थिति भी सामान्य राज्य की जैसी है। अभी यद्यपि कुछ धाराएं उसमें अभी भी विशेष हैं, किंतु सार्वजनिक हित को दृष्टि में रखते हुए आबाद निवास की स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। छठा है व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपना आजीविका चलाने के लिए व्यापार और कारोबार को चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 ये नागरिकों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के गिरफ्तारी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब वह विद्यमान कानूनों का उल्लंघन करता है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के विरुद्ध अपने आप का साक्षी होने के लिए या अपने ही लिए जबरन जुर्म कबूल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नंबर 3, ये तीनों जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 20 में किए गए हैं, और अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के गिरफ्तार के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अब उसका संरक्षण करते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। देखिए, ये अधिकार व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है। केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही व्यक्ति के जीवन से उसको वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से यदि वो दंडित होता है तो ही उसे उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जो है वंचित किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी सूरत में नहीं। आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 2002 में अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इससे पहले शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं था। इसमें 6 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। ये जो अनुच्छेद है 21 क है और ये 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त है व्यक्ति को। यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो बंदी बनाए जाने के कारण बताए जाएं, वकील से परामर्श लेने का अधिकार उसे प्राप्त हो, 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष उसे उपस्थित किया जाए। ये सुविधाएं उन अपराधियों पर लागू नहीं होती जो शत्रुओं से संबंधित हो या निवारक निरोधक अधिनियम के तहत बंदी बनाए गए हों। अब निवारक निरोध अधिनियम क्या है? अनुच्छेद 22(4) जब किसी व्यक्ति को शंका,
संभावना या पूर्व कार्यों के आधार पर बिना अपराध किए हिरासत में रखा जाता है तो उसे बिना न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी को निवारक निरोधक कहा जाता है। ये अपराध के लिए दंडित करने की नहीं अपितु अपराध को रोकने की प्रक्रिया है। इसी के अंतर्गत एक और प्रावधान आता है मीसा। मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। भारत की प्रतिरक्षा, सुरक्षा सेवाओं की सुरक्षा तथा समाज के लिए आवश्यक आपूर्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने वाले व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। आपातकाल के समय इस प्रावधान का बहुत दुरुपयोग किया गया था, इसलिए 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है वो बेगार या जबरदस्ती के श्रम का विरोध करता है। जबरदस्ती बेगारी कराए जाने को दंडनीय अपराध घोषित करता है। भारत में देखिए जमींदारी व सामंतवादी प्रथा के कारण असंख्य लोग इस प्रकार के शोषण के शिकार थे, किंतु सार्वजनिक हित के उद्देश्य से सरकार अनिवार्य रूप से श्रम योजना लागू कर सकती है और सभी नागरिकों पर बिना किसी भेदभाव के लागू कर सकती है। अनुच्छेद 24 ये बाल श्रम का निषेध करता है, अर्थात 14 से कम उम्र की आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी धार्मिक जो हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का, उसके अंतर्गत अपने अंतःकरण के अनुसार धर्मानुसरण तथा उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, नागरिक को प्राप्त है। ये स्वतंत्रता व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीके से है, किंतु सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा इसके कारण उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 26 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 किसी भी विशेष धर्म या संप्रदाय के पोषण में व्यय की जाने वाली विशेष राशि के लिए किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 जो है वो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही करता है। राज्य के द्वारा संचालित और वित्त पोषित संस्थाएं जो हैं वो धर्म शिक्षा को निषेध करते हैं, क्योंकि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है और यहाँ पर हमने धर्मनिरपेक्षता का पालन किया है। अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। भारत में सभी नागरिकों को और प्रत्येक वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान है। ना ही किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश, लिंग, भाषा के आधार पर संचालित संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए बाध्य किया जा सकता है और ना ही वंचित किया जा सकता है। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपने किस धर्म का अनुसरण करे और किस प्रकार की जो है अपनी संस्कृति को अपनाए, अपनी लिपि को अपनाए, अपनी भाषा को अपनाए। अनुच्छेद 30 जो है वो सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ संपत्ति से संबंधित था। चूँकि 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक
कानूनी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इस अधिकार के माध्यम से मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने की व्यवस्था की गई है। यानी कि यदि हम कहें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे इन शेष अधिकारों को संरक्षित करता है। इस अधिकार के माध्यम से यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। विधायिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका के द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्य यदि मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो न्यायालय उनको अवैध घोषित कर सकता है। नागरिकों की अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 निम्नलिखित प्रावधान करता है। इसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित लेख जारी किए गए हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। कोई भी व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसे बिना किसी वजह के बंदी बनाया गया है तो उसकी प्रार्थना पर न्यायालय बंदी बनाए जाने वाले अधिकारी को ये आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को उपस्थित करे ताकि बंदी बनाने के कारणों पर विचार किया जा सके। अर्थात किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी जानकारी के कि उसने क्या जुर्म किया है आप बंदी नहीं बना सकते हो। परमादेश। कोई भी पदाधिकारी यदि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे इस आज्ञा पत्र के द्वारा कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए आदेश दिया जाता है। पांचवा है प्रतिषेध। यदि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ये अनुभव करे कि कोई कार्यवाही निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो वो उस मामले पर कार्यवाही करने से रोक सकता है। चौथा है उत्प्रेक्षण लेख। किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए आज्ञा पत्र जारी किया जाता है जिसे उत्प्रेक्षण लेख कहा जाता है। और अधिकार प्रच्छा। यदि कोई पदाधिकारी अपनी वैधानिक सीमा से बाहर जाकर कार्य करने लगता है तो न्यायालय द्वारा उसे इस प्रकार का कार्य करने के संबंध में पूछताछ की जाती है। अर्थात न्यायालय पूछ सकता है कि आपने अपना ये अधिकार किस प्रावधान के अंतर्गत, किस वैधानिक सीमाओं के अंतर्गत किया है। देखिए बच्चों, ये आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन था। अब मौलिक अधिकार किन किन परिस्थितियों में स्थगित किए जाते हैं और मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं, ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।